Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself Priyanka Sarkar, and today I am going to discuss Chapter 1 of Class 12 Reproduction in Organism in this video. So let's start. इसमें हमें total 2 points, two important points की discussions करनी है. सबसे पहला है 1.1 sexual reproduction and then 1.2 sexual reproduction. तो पूरे chapter को line by line it's सीरियसली नॉट पॉसिबल. कुछ स्टूडेंट्स, कुछ जूनियर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उनका एग्ज़ाम आई थिंक 24 मार्च से है. तो अगर आप आज से काउंट करोगे तो यू कैन जस्ट काउंट द डेज़. इतना भी टाइम नहीं है कि लाइन बाय लाइन हो सके. तो क्योंकि वीडियो सिर्फ उनके लिए बन रहा है, यू कैन कॉल इट अ लास्ट मोमेंट रिवीजन. सो इसी वजह से मैं कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रिवीजन के जैसा वो हो एंड शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज हो जाएँ. ठीक है. नाउ इस पूरे पैराग्राफ में लेट्स मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या है? लाइफ स्पेन का डेफिनेशन. लाइफ स्पेन का डेफिनेशन: द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड एज अ लाइफ स्पेन. ठीक है, मतलब कि डेथ, जो बर्थ आपका हुआ, उस बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो ड्यूरेशन आपने स्पेंड किया, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइफ स्पेन. और ये जो है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है. इसका मतलब ऐसा है कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसका छोटा लाइफ स्पेन होगा, कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसका बड़ा लाइफ स्पेन होगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है उसका भी बहुत बड़ा लाइफ स्पेन हो सकता है, जैसे कि पैरेट का 120 ईयर्स. और अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म भी है तो उसका भी बहुत कम ड्यूरेशन लाइफ का हो सकता है. सो इसी वजह से ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है एंड विदाउट केयरिंग अबाउट देयर साइज़. उनके साइज़ को बिना मैटर किए, यानी कि ज़रूरी नहीं कि छोटा होगा तो लाइफ स्पेन कम ही होगा, उसका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. और अगर वो बड़ा होगा तो उसका लाइफ स्पेन कम भी हो सकता है. लाइक पैरेट के कंपैरिजन में क्रोकोडाइल बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो लाइफ स्पेन है वो सिर्फ 60 ईयर्स का है. ठीक है. सो यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट था. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, एंड दैट इज़ दिस चार्ट. यहाँ पे आपको याद रखना है कि एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड 22 मंथ्स का होता है. वैसे तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट फिर भी यू शुड कीप इट इन माइंड. क्वेश्चंस फॉर्म करते हुए, क्वेश्चंस बनाते हुए कहीं मुझे मिल गया था. तो एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड कितना है? 22 मंथ्स का. ऐसे ह्यूमन में इट इज़ 9 मंथ, बट इन केस ऑफ अ एलिफेंट इट इज़ 22 मंथ. फिर आपको याद रखना है यहाँ पे जो ये चार्ट है, इस चार्ट को फिलअप करके इसको याद रखना है कि काऊ में कितना होता है, 25 to 30 ईयर्स, पैरेट में 140 ईयर्स, क्रो में 15 ईयर्स. ठीक है. उसी तरह से बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स. ठीक है. इसी तरह से इसको याद रखना है. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, जहाँ पे हमें क्या बताया है? रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बताया है. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर इन टर्न प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग एंड thus there is a cycle of birth, growth and death. So reproduction enables the continuity of the species generation after generations, and you will study later in chapter 5 principle of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during the reproduction. सो आई गेस मैंने अभी आपको डिस्कशंस करते टाइम पे पैरेट का 120 बोल दिया. इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, सो आई एम सो सॉरी. पैरेट का होता है 140 ईयर्स. वैसे भी यहाँ पर एक्यूरेट जो डेटा है वो मैटर नहीं करता, बट फिर भी क्योंकि इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, सो आई रिमाइंड यू इट वाज नॉट 120, इट वाज 140 ईयर्स ओल्ड. ओके. सो इतना ये इसका होता है. मतलब वहाँ पे वैसे भी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जैक्ट कितना है. आपको यहाँ पे बेसिकली ये याद रखना है कि छोटा ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा भी लाइफ स्पेन हो सकता है और कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म का बहुत कम ही लाइफ स्पेन हो सकता है, यानी ये साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है. ओके. सो हम आते हैं अब अपना रिप्रोडक्शन टॉपिक पे. ये क्या बोला है कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है विच इज गिविंग बर्थ ऑफ एन विच प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिविंग बर्थ टू अ न्यू जनरेशन एंड द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर टर्न्स प्रोड्यूस न्यू स्प्रिंग. फिर वो जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ वो फिर बढ़ेगा, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा एंड इन टर्न वो फिर से अपना रिप्रोडक्शन करेगा, फिर से अपनी प्रोजेनी बर्थ देगा. ओके. नाउ क्या बोला? रिप्रोडक्शन एनिमल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. एग्जैक्टली जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने वो ग्रो किए. ठीक है. उनका बर्थ हुआ, ग्रो किए, मैच्योर हुए, एंड देन हमारे पेरेंट्स का बर्थ हुआ. दे गिव बर्थ टू अ न्यू जनरेशन. हमारे पेरेंट्स का बर्थ हुआ. फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स भी ग्रो किए, मैच्योर हुए, एंड उसके बाद में
उन्होंने भी रिप्रोडक्शन किया, फिर हम लोगों का बर्थ हुआ। ठीक उसी तरह से हम लोगों भी ग्रो हुए, मैच्योर हुए, एंड इन फ्यूचर वी विल ऑल्सो गिव बर्थ टू न्यू जनरेशन। तो ये पूरा जो चीज़ है ये क्या है, एक साइकिल है, एंड ये जो है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ को इंश्योर कर रहा है, राइट, कि हाँ लाइफ जो है वो ख़त्म नहीं होगी, मतलब जैसे चलता आ रहा है, वो एक साइकिल बना हुआ है, दैट इज़ कंटिन्यूटिंग। सो इसके वजह से लाइफ की जो स्पीसीज़ की जो कंटिन्यूटी है वो अच्छे तरह से मेंटेन रह रही है, वो जो कंटिन्यूटी है वो अच्छे से मेंटेन है, एंड जो वो कहीं ना कहीं जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता आ रहा है। नाउ क्या बोला, यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशंस इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो कोई फीचर्स, कोई जीन्स कैसे हमारे पेरेंट्स से हमें मिला और कैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स को मिला, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे चैप्टर 5 में, इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में। There is a large diversity in biological world and each organism has to evolve its own mechanism to multiply and produce the offspring. The organism habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. अब कोई भी organism अगर reproduce कर रहा है तो उसमें उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी सेवरल अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि हाँ वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन जनरेशन और वन ऑर्गेनिज्म और द टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट with or without the involvement of the gamete formation, the reproduction will be asexual, and when the two parents will be involved in it, we'll call it sexual. ऐसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि हमें यहाँ पे दो टाइप की रिप्रोडक्शन के बारे में पता करना है। तो बोला गया है कि बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स, कि कितने पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, इधर एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है या तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई किया गया इंटू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इंटू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट, यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व रहेंगे, और यहाँ पे ना तो कोई गैमेट फॉर्मेशन होगा ना तो कोई गैमेट का फ्यूजन होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट्स होंगे, इसलिए क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। दूसरी बात, अगर कोई दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा, गैमेट का फ्यूजन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा, एंड देन उसके बाद में उससे जो बेबी है वो प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम सबसे पहला जो डिस्कशंस करेंगे वो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड उसके टाइप्स का, ओके। सो आप देखो यहाँ पे फिगर में क्या दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है बाइनरी बडिंग इन ईस्ट एंड बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अब आप पहचानिए कौन सा ईस्ट है, कौन सा यहाँ पर अमीबा का दिखाया गया है, कौन सा यहाँ पर हाइड्रा का दिखाया गया है। जो ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम दिखाया गया है अमीबा का, जहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सेल है वो स्प्लिट हो रहा है एंड इट इज डिवाइड हो रहा है, एंड देन वो दो डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो गया। जैसे ही वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया तो एक अमीबा से दो अमीबा यानी दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो गई। ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसमें है, अमीबा में है। उसके बाद में आते हैं, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो पेरेंट है वो दो डॉटर सेल में स्प्लिट हो गया। वही अगर दो से ज़्यादा सेल में स्प्लिट होता, दो से ज़्यादा डॉटर सेल में स्प्लिट होता तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। बट क्योंकि यहाँ पे दो डॉटर सेल में ही स्प्लिट हुआ है इसलिए बोल रहे हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब दो, ठीक है। फिर आते हैं हम हाइड्रा में यहाँ पे क्या हो रहा है, बडिंग इन हाइड्रा। देखो ये हाइड्रा का पेरेंट है और उसके हाइड्रा का जो पेरेंट है, और फिर क्या हुआ, ये है हाइड्रा का पेरेंट, इसमें एक बर्ड जनरेट हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, बजिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा का पेरेंट में एक बर्ड जनरेट हो गया, वो बर्ड अब ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, एंड व्हेन इट बिकम मैच्योर, जब वो इतना मैच्योर हो सके कि पेरेंट से डिटैच होकर के अपनी लाइफ वो जी ले, देन वो क्या होता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद में एक नया हाइड्रा बना देता है, दैट इज कॉल्ड बडिंग इन हाइड्रा। और ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। फिर बोला है कि हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग different group of organism. Asexual reproduction is common among group of organism. Asexual reproduction is common among single cell organism and in plant and animal, both relatively simple organization. In Protista and Monera, the organisms or the parent cell divide into two to give rise to a new individual, and thus in this organism cell division is itself a mode of reproduction. That line is very important. ये जो लाइन है कि सेल डिवीजन जो है ये itself a mode of reproduction है in case of a single cell organism. ये बात जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए क्योंकि जब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो खुद स्प्लिट होकर के जो है नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर देंगे, और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होने के बाद में उनका खुद का कोई अस्तित्व होता नहीं है, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। मतलब उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को एक नया पीढ़ी में, एक नया जनरेशन में ट्रांसफॉर्म कर लिया, यू कैन से इट एज।
सो इसके वजह से उनकी डेथ कभी नहीं होगी, क्योंकि वो क्या किए, बस जैसे थे नया ऑर्गेनिज्म, जब वो 1 से 2 बन गए, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म, जो उनका मटेरियल था वही जो है एलोंगेट होके डबल हो गए एंड देन 2 प्रजनन में कन्वर्ट हो गया, पूरी तरह से वो उसको पास हो गया, तो कभी मरेंगे ही नहीं। इसलिए बोला जाता है कि दे आर नेवर डेड, वो कभी भी नहीं मरते हैं। एंड उनका जो रिप्रोडक्शन का मोड है ना, सेल डिवीज़न कर रहे हैं, वही उनका रिप्रोडक्शन का मोड हो गया। दैट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो सेल डिवाइड करके ही किया, वही रिप्रोडक्शन हो गया उनके लिए। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर देयर एंड आप देख रहे हो। तो सबसे पहला है यहाँ पे देखो, कॉनिडिया दिखाया हुआ है एंड देन फिर दिखाया हुआ है हाइड्रा का बर्ड्स, फिर स्पॉन्जेस में गैम्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो जिन स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और उन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स किसमें क्या है, तो वो है जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास है, इसके लिए क्या है, जूस्पोर्स हैं। फिर जो पेनिसिलम है, कोनिडिया है पेनिसिलम के लिए, सेकंड वाला पेनिसिलम है उसके लिए कोनिडिया है। थर्ड वाला क्या है, हाइड्रा के लिए क्या होता है, बर्ड्स होता है, क्योंकि बर्ड्स से ही उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बर्ड्स होता है। और जो सबसे लास्ट वन है स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस में क्या है, गैम्यूल्स हैं। स्पॉन्जेस में क्या है, गैम्यूल्स हैं। फिर ये पूरा पैराग्राफ क्या बोला है देखो, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन वेयर द सेल डिवाइड इनटू हाफ and each rapidly grows into an adult. Each amoeba paramecium in its division is unequal and a small bud is produced that remains attached initially to the parent cell which eventually gets separated and mature into the neo-yeast. ये तो मैंने बता दिया, बाइनरी फ्यूजन में मल्टीपल फ्यूजन तक मैंने बता दिया है एंड पूरी एक्सप्लेनेशन उस फिगर से ही कर दिए थे। हाइड्रा में भी वही चीज़ यहाँ बताई गई, कोई नया चीज़ नहीं है। फिर क्या बताया है यहाँ पे, under unfavorable condition the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or cyst around itself and this phenomena is termed as incystation। देखो अमीबा जो है, अगर उसका कंडीशन फेवरेबल रिप्रोडक्शन का नहीं हुआ, फेवरेबल अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, इफ़ इट इज़ नॉट फेवरेबल, उसकी कंडीशन अगर अनफेवरेबल है, तो वो क्या करेगा, सूडोपोडिया विथड्रॉ करके 3 लेयर सिक्रेट करता है, ताकि वो 3 लेयर सिक्रेट करता है। और क्या करता है, हार्ड कवरिंग, उसको हम बोल सकते हैं 3 लेयर हार्ड कवरिंग और सिस्ट, मतलब काफ़ी हार्ड होता है, जिससे वो क्या करता है, प्रोटेक्शन लेता है, वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन लेता है, अपनी चारों तरफ का प्रोटेक्शन लेयर बना देता है। उसको आप बोल सकते हो सिस्ट भी या हार्ड कवरिंग भी। और इस पूरे फिगर को, इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनकाइस्टेशन बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इनकाइस्टेशन। तो उसको हम बोलते हैं इनकाइस्टेशन। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न्स द इनकाइस्टेड अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फ्यूजन। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, अब ये इनकाइस्टेड अमीबा जो है मल्टीपल फ्यूजन की तरह मल्टीपल फ्यूजन करेगा और माइन्यूट अमीबा यानी सूडोपोडिया स्पोर्स प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और जैसे ही प्रोड्यूस करेगा, सिस्ट ब्रस्ट हो जाएगा और स्पोर्स चारों तरफ सराउंडिंग में फैल जाएंगे इनटू दी, और फिर वो बहुत सारा अमीबा फॉर्म कर देगा इनटू मेनी अमीबा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्किंग ऑफ दिस होल पैराग्राफ कि आपको इनकाइस्टेशन और स्पोरुलेशन का डेफिनेशन याद रखना है। क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स डेफिनेशन याद रखना। ये डेफिनेशन पॉइंट 2 जहाँ पर आपका 1 वर्ड या 2 वर्ड का जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस आता है, वहाँ पर ये आ सकता है। नाउ जो नेक्स्ट पेज है और जो नेक्स्ट टॉपिक है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड वेरी सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि होली है एंड बहुत बजा रहे हैं चारों तरफ लोग। So take care, bye bye guys, and don't forget to subscribe my channel.